तो आज हम लोग सेल का जो है वो कंप्लीट रिवीजन करेंगे। सेल चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, हम आज रिवीजन करेंगे। संडे को रिवाइज करना और फिर मंडे को टेस्ट होगा इसका। तो हम लोग सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सेल पे। तो सेल सबसे पहले क्या होता है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसको स्ट्रक्चरल फंक्शनल और फंडामेंटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर यही बना रहा है, जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं वो यही कर रहा है। फंडामेंटल मीन्स क्या होता है? आधारभूत, हमारी बॉडी का जो बेस है यही तो रेडी कर रहा है। तो इसी वजह से क्या बोलते हैं हम सेल को? स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देन हमने पढ़ा था सेल से मिलकर टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो सेल का तो हमने डिफिनेशन पढ़ रखा है, बट हमने सबकी डिफिनेशन देखी थी। टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो टिश्यू के बारे में क्या पढ़ा था हमने? A group of similar or dissimilar cell along with intercellular matrix to perform a specific task is called tissues. Then tissue हमारा कंबाइन कर स्पेसिफिक पैटर्न एंड प्रपोर्शन में किसका फॉर्मेशन कर रहे थे? ऑर्गन का। और ऑर्गन जो है वो एक दूसरे से फिजिकली और केमिकली इंटरेक्ट कर ऑर्गन सिस्टम का कर रहा था। फिर ऑर्गन सिस्टम जो है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का वो कर रहा था। और हमने एक ऑर्गन के बारे में पढ़ा था, उसको बोलते हैं हार्ट, हमारा दिल, जिसका काम होता है बस पंपिंग करने का। ठीक है, वो जितने भी हमारे जो वो है एनिमल टिश्यूज हैं, उसमें 4 टाइप के टिश्यूज है ना। तो हमारी बॉडी का इकलौता ऐसा ऑर्गन है हार्ट, जो चारों टाइप के टिश्यूज से मिलकर बना है, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने एनसीईआरटी की लाइन पे। हमारी एनसीईआरटी की लाइन क्या बोलती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने होते हैं। तो सेल से मिलकर बने होते हैं तो क्या होता है ये? इनके बेस पे, हाँ, सेल के बेस पे ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अगर हमारा ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बना होता है तो उसको यूनिसेलुलर बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना है, मोर देन 1 सेल, देन उसको बोलेंगे मल्टीसेलुलर। हम आप मल्टीसेलुलर है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, ये सारे क्या है? ईस्ट, हमारा यूनिसेलुलर फंजाई है, ये सारे क्या है? हमारे यूनिसेलुलर हैं, जो कि एक सेल से मिलकर बने हैं। और ये अपने लाइफ के जितने भी एसेंशियल फंक्शन है उसको एक सेल के अंदर परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारा अमीबा का तो हमने न्यूट्रिशन पढ़ रखा होगा क्लास 10th में। तो सारी की सारी चीजें उसके एक सेल में हो जाती है ना कंप्लीट। तो क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है, इसको किसी और की जरूरत नहीं है। क्लियर है? फिर एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल डज नॉट इंश्योर इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एनसीईआरटी की लाइन है कि अगर सेल के अलावा सेल से कम कुछ भी है तो वो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वो नहीं कर पाता है। अब वायरस की याद आती है। वायरस को बोलते क्या है? और लिविंग का। ठीक है, तो क्यों बोलते हैं? ये तो हमारा ए सेलुलर है। हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है? नॉन सेलुलर और ए सेलुलर। तो नॉन सेलुलर मीन्स होता है कि कोई सेल नहीं इसमें पाई जा रही है, फिर भी ये अपना एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारा जो होता है जब हमारी बॉडी के बाहर होता है, जब हमारी बॉडी के बाहर होता है तो ये क्या होता है? हमारा नॉन लिविंग होता है। क्यों? क्योंकि सेल होने के लिए मैंने बताया था 3 चीजों की जरूरत होती है। बाउंड्री होनी चाहिए, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए। हमारे जो वायरस होता है जब वो हमारी बॉडी के बाहर होता है तो उसमें बाउंड्री और न्यूक्लियस तो होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, बट उसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता। तो वायरस में क्या होता है? जब बाहर होता है उसका बाउंड्री और उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, बट साइटोप्लाज्म नहीं होता है। तो हमारी बॉडी के बाहर वो नॉन लिविंग होता है। जैसे वो हमारी बॉडी के अंदर आता है, हमारी बॉडी से वो साइटोप्लाज्म को ले लेता है, तो अब उसको तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है ना। बाउंड्री भी उसके पास है, जेनेटिक मटेरियल भी है और साइटोप्लाज्म भी आ गया, देन वो सेल। तो इसी को क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्लियर है यहाँ तक? आए नेक्स्ट टॉपिक पे चले एनसीईआरटी की, सेल थ्योरी। Cell theory is formulated by Schleiden and Schwann, Matthew Schleiden and Theodore Schwann। 1838 and 1839 हमारी एनसीईआरटी मेंशन करती है टाइमिंग को। ठीक है, तो स्लाइडन जो थे, पहले हमारा तो जर्मन और बॉटनिस्ट था, अभी जो हमारी एनसीईआरटी न्यू एडिशन आया है उसमें दोनों के दोनों साइंटिस्ट हमारे जर्मन के थे और यही असलियत है। दोनों साइंटिस्ट हमारे कहाँ थे? जर्मन के थे, जर्मनी थे। ठीक है, अब जर्मन के थे, अब हमको किसमें कंफ्यूजन होती है? बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट में। तो जूलॉजिस्ट जो हमारे शॉन थे वो जूलॉजिस्ट थे। अब शॉन क्या होता है? हमारा संस्कृत का वर्ड है शॉन, जिसको हम बोलते हैं डॉग। ठीक है, या फिर एक हमारा एनिमल होता है शॉन जो हमारे वाटर पे फ्लोट करता है। तो हमारा वो क्या एनिमल है ना, एनिमल की स्टडी किसमें करते हैं? जूलॉजी में। तो हमारे जूलॉजिस्ट कौन हुए? हमारे शॉन हुए, थियोडोर शॉन। तो थियोडोर शॉन जो है वो जर्मन जूलॉजिस्ट एंड
मैथ्यूस स्लाइडेन हमारे जर्मन बॉटनिस्ट हैं, क्लियर। तो बॉटनिस्ट ने बस ये जो जर्मन बॉटनिस्ट है हमारे मैथ्यूस स्लाइडेन, इन्होंने बस ये बताया कि जो हमारा प्लांट है वो डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बना है। अब ये तो हमारे जूलॉजिस्ट ठहरे शॉन, उनको एक ने चैन कहा, इन्होंने बताया कि हमारा एनिमल सेल जो होता है उसकी आउटर बाउंड्री जो होती है वो थिन होती है, पतली होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। बट इनको चैन नहीं मिला इतना बोल के, फिर ये कहा मूव किए हमारे प्लांट के ऊपर, उसमें भी खुरापात दिमाग लगाया। फिर उन्होंने देखा कि हमारा एनिमल सेल की आउटर बाउंड्री तो पतली थी, लेकिन प्लांट सेल की आउटर बाउंड्री क्या थी, हमारी थिक थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। तो सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की, शॉन ने की थी ना। स्लाइडर ने नहीं बताया था सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल के बारे में शॉन ने बताया था, और ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो ये तो याद रहेगा या नहीं। फिर वही है कि Swan proposed a hypothesis that all plant and animals are composed of cell and its product। ये हमारी सेल थ्योरी की पहली लाइन थी। अब इनमें ड्रॉबैक क्या निकला कि हमारे जो प्लांट है वो तो सेल से मिलकर बने हैं, जो हमारे एनिमल है वो सेल से मिलकर बने हैं, लेकिन सेल आया कहाँ से। तो 1855 में इनके बड़े भाई आए, कौन, रोडास बिर्चो। इन्होंने अपनी लैंग्वेज में कुछ तो बोला, क्या बोला, ओमी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है, cell is arises from pre-existing cells, new cell are arises from pre-existing cells। अब इन्होंने क्या बोला, ये सेल जो था, जब ये वाला सेल डिवाइड किया होगा तो इससे दो सेल बना होगा, तो एक सेल ये बना, एक सेल ये बना। अब पूछा गया ये सेल कहाँ से आया, तो इन्होंने क्या बोला, इसके पहले एक सेल होगा वो डिवाइड किया होगा, बना होगा। अब पूछेंगे ये सेल कहाँ से आया, पहले से डिवाइड किया, यही बोल के ये अपना पल्ला झाड़ लिए। तो फिर सेकंड लाइन यही बनी हमारी सेल थ्योरी की। पहले तो क्या बन गई कि ऑल प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। सेकंड लाइन क्या है हमारी रोडास बिर्चो की, क्योंकि ये लोग, ये इनका ड्रॉबैक रहा था कि ये नहीं बता पाए थे कि न्यू सेल आता कहाँ है। इन्होंने क्या बताया, रोडास बिर्चो ने बताया 1855 में, न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्लियर है, बहुत डीप में जाओ ना, डिटेल मैंने बता रखा है। फिर हमने सेल साइज और सेल शेप के बारे में पढ़ा था। सेल साइज जो होती है वो डिफरेंट होती है, सेल शेप जो होती है वो भी डिफरेंट होती है। जैसे माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ है, बताए ये माइकोप्लाज्मा को ही पीपीएलओ बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बट हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है, माइकोप्लाज्मा जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, और इसकी जो ये होता है इसकी साइज होती है 0.3 माइक्रोमीटर की, ये हमारी एनसीईआरटी लिखती है। अब देखो अगेन एनसीईआरटी जो पीछे फिगर बना हुआ है उसमें एनसीईआरटी लिख रही है कि 0.1 माइक्रोमीटर है हमारे पीपीएलओ का। पलटना यूकैरियोटिक सेल का जहां डायग्राम बना है इस साइड में, एक बार और पलटना, एक पेज और पलटना, कॉर्नर पे दिखा, उसमें पीपीएलओ की साइज लिखी है 0.1 माइक्रोमीटर लिखी है, और एनसीईआरटी मेंशन क्या कर रही है, माइकोप्लाज्मा हमारी स्मॉलेस्ट सेल है। चल आगे ये लिख रही है पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर की है, कॉन्ट्राडिक्ट हुआ। माइकोप्लाज्मा तो हमारी 0.3 माइक्रोमीटर की है और पीपीएलओ 0.1 का है, तो छोटा तो इसको होना चाहिए था ना। एनसीईआरटी मेंशन किसको कर रही है, माइकोप्लाज्मा को। तो माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ ना दोनों सेम ही है, ठीक है, दोनों सेम है। बस एनसीईआरटी ना थोड़ा सा ये नहीं बताती है कि वो माइकोप्लाज्मा जब लिखती है तो 0.3 उसकी लेंथ के बारे में लिखती है और 0.1 उसके डायमीटर के बारे में लिखती है, ठीक है। ऐसे ही हमारे टिपिकल बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में भी वो यही काम करता है, ठीक है। बैक्टीरिया को लिखा 3.3 से 5 माइक्रोमीटर एंड टिपिकल बैक्टीरिया में लिखा 1 to 2 माइक्रोमीटर का। अभी तो नहीं, संस्कृति तो आई थी, हाँ वो गई अभी, हाँ जिनिशा में आई थी। तो ये समझ में आया। फिर उसके बाद हमारी आरबीसी की साइज दी है 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, यूकैरियोटिक सेल का 10 to 20 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, वायरस का दिया रखा है 0.02 माइक्रोमीटर टू 0.2 माइक्रोमीटर। ये मैंने क्लास में एक एक चीज लर्न कराई है, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल हमारी क्या है, नर्व सेल है, और हमारी लार्जेस्ट सेल कौन सी है, ऑस्ट्रिच एग है। तो लॉन्गेस्ट मीन कौन सा, लंबा है, और लार्जेस्ट मीन बड़ा है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट सेल हमारी नर्व सेल है और हमारी लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग की, पढ़ रखा होगा। और एक एक चीज मैंने याद कराया था। फिर हम शेप पे भी गए थे और एक एक शेप याद दिलाया था मैंने। तो हमारी जो सेल की शेप होती है वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। जैसे हमारा आरबीसी होता है वो राउंड एंड बाइकॉनकेव होता है, इन्यूक्लिएटेड होता है हमारा मैच्योर आरबीसी। क्यों, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है हमारे ऑक्सीजन को, जितना उसका खाली मटेरियल होगा, खाली स्पेस होगा, वो उतनी ज्यादा अमाउंट में फ्लो करती है, ठीक है।
देन हमारा क्या है WBC अमीबॉइड होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसको क्या करना होता है, माइक्रोब्स को किल करना होता है। कहीं से भी वो निकल के अमीबॉइड शेप का होता है तो उसकी शेप साइज जो होती है वो तो डिफिनेट नहीं होती, इरेगुलर शेप की होती है। तो ये आराम से माइक्रोब्स को किल कर देता है निकल के। फंक्शन के हिसाब से वैरी कर रहा है ना उनका शेप साइज। अगर हमारा WBC RBC की शेप का होता, स्फेरिकल होता या राउंड होता, तो ये तो कहाँ किल कर पाता, कहीं से निकल पाता? नहीं कर पाता ना। समझाया था मैंने, तो बहुत डिटेल में नहीं जा रही मैं। फिर नर्व सेल हमारे लॉन्ग एंड ब्रांच होते हैं। क्यों? क्योंकि इसको कंडक्शन करना होता है, इंपल्स को रिसीव करना होता है, उसको कंडक्ट करना होता है। जितना ज्यादा लंबा होगा, जितना ज्यादा ब्रांच होगा, उतनी आसानी से कर पाएगा। फिर हमारा कॉलमनारी एपिथेलियम लॉन्ग एंड नैरो होता है, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन में हेल्प करेगा। एपिथेलियम में पढ़ रखा होगा। फिर हम पढ़े थे मेसोफिल सेल राउंड एंड ओवल होती है, तो इनके बीच में क्या इंटरमोलिकुलर स्पेस पर जाते हैं, जहाँ पे वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट या गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है। देन हमारा ट्रैकिया इलोंगेटेड होता है। ट्रैकिया किसका पार्ट होता है, फ्लोएम का या जाइलम का? जाइलम का पार्ट होता है, ठीक है, जीटीबी से बताया था। तो हमारा ट्रैकिया जो होता है वो इलोंगेटेड होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करना होता है इसको वाटर का, क्लियर है। और जाइलम का फ्लो यूनिडायरेक्शनल एंड फ्लोएम का फ्लो बाइडायरेक्शनल होता है। फिर हम आते हैं, मूव करते हैं हमारा जो बैक्टीरिया है उसके स्ट्रक्चर पे। तो हमारा जो बैक्टीरिया होता है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में हमने फिर डिफरेंसेस पढ़े थे। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स को उसके न्यूक्लियस के बेस पे सेल को कैटेगराइज किया गया है। प्रो मींस होता है प्रिमिटिव, कैरियन मींस होता है न्यूक्लियस। तो जिस सेल के अंदर हमारा प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है उसको प्रोकैरियन, और जिस सेल के अंदर हमारा एडवांस टाइप का, ट्रू टाइप का हमारा न्यूक्लियस पाया जाता है उसको हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। तो प्रोकैरियोट्स की पास इतनी वो नहीं होती है, पैसे नहीं होते हैं, वो भिखारी टाइप का होता है। वो क्या करता है, कपड़े नहीं पहना पाता अपने घर वालों को। तो हमारे प्रोकैरियोट्स में जितनी भी ऑर्गेनेली हैं, किसी में भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी। लेकिन हमारा जो यूकैरियोटिक है बड़ा अमीर है, खुद तो कपड़े पहनते हैं डबल मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन ना, कंट्रोलर है वही, और वो सारे ऑर्गेनेली को भी कपड़े पहनाता है एक्सेप्ट 3 ऑर्गेनेली। 3 ऑर्गेनेल को वो कपड़े नहीं दे पाता है, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, सेंट्रियोल, सारी चीजें बता रखी है मैंने। तो अब प्रोकैरियोट्स में जो हमारे शेल होते हैं उसके 4 टाइप के शेप होते हैं। फोकस स्फेरिकल होगा, स्मॉलेस्ट होगा। बैसिलस जो होता है वो रॉड शेप का होता है और उसमें एंडोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। विब्रियो जो होता है वो कॉमा शेप का होता है। स्पाइरुलम जो होता है वो हमारा स्पाइरल शेप का होता है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब अगर हम एक बैक्टीरिया का डायग्राम देख लेंगे तो हमको सारे प्रोकैरियोट्स के बारे में पता चल जाएगा। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया की हमारी 3 लेयर पाई जाती है, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के बेस पे हमारे बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। अगर इसकी जो आउटर लेयर होगी वो हमारी क्या होती है, स्टिकी इन नेचर होती है, कॉलोनी का फॉर्मेशन करती है, इसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। अगर इसकी आउटर लेयर हमारी टफ होती है तो वो कैप्सूल का फॉर्मेशन करती है, जो कि हम प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया को। जैसे आरबीसी है, कोई भी बैक्टीरियोफाइज वायरस है, इन सबसे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो कैप्सूल हम लोग खाते हैं, उसकी आउटर लेयर जो होती है वो हमारी थोड़ी मजबूत होती है ना, क्योंकि उसको क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। देन हम मूव करते हैं इसके अंदर सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है इसको शेप साइज को देती है। ये सारी चीजें हमारी परमिएबल होती है, ठीक है। सेल वॉल के बेस पे हमारा जो बैक्टीरिया ग्राम को स्टेन कर रहा था उसको ग्राम पॉजिटिव, जो ग्राम को स्टेन नहीं कर रहा था, रिटेन नहीं रख रहा था कलर को, उसको ग्राम निगेटिव बोल रहे थे। क्या कर रहे थे हम लोग, स्टेनिंग कर रहे थे। फिर उसको हम क्या कर रहे थे, अल्कोहल से वॉश करके देख रहे थे। अल्कोहल से वॉश, जैसे मैंने क्या बताया था, जब हम लोग होली खेलते हैं हमको कलर लग जाता है, तो कुछ कलर होते हैं कि हमारे नहाने के बाद छूट जाते हैं, कुछ होते हैं जो रिटेन रह जाते हैं। तो जो छूट जाते हैं वो ग्राम निगेटिव है, जो रह जाते हैं वो ग्राम पॉजिटिव है। मतलब अल्कोहल से वॉश करने के बाद हमको देखना है कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव क्या है, ठीक है। चले आगे। फिर हम चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की तरफ। ये हमारे प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनते हैं और ये क्या करते हैं, इंट्रैक्ट आउटसाइड द वर्ल्ड। यही बच्चों में प्रॉब्लम आती है मैम, सेल वॉल के बाहर हमारा ग्लाइकोकैलिक्स और सेल मेम्ब्रेन के बाहर हमारा ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल प्रेजेंट है। तो अगर हमारा आउटर एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है तो आउटर लेयर करनी चाहिए थी, ग्लाइकोकैलिक्स करना चाहिए था, लेकिन एनसीईआरटी क्या लिखती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो है, ये तो मैंने बोला ना परमिएबल है, बट हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है। तो ये आउटर एनवायरनमेंट से चीजों को इंटरेक्ट करता है, आउटर एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है, क्लियर है। इन तीनों को मिला के हम लोग को क्या बोलते हैं, सेल इन्वोल्व, सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेल वॉल। इन तीनों का काम होता है प्रोटेक्शन का, बैक्टीरिया को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। देन हम लोग चलते हैं फिलाई और फिम्बरी की तरफ। जो हमारा ये होता है सेल मेम्ब्रेन होती है, वहां से छोटे छोटे से इन्वेजिनेशन निकले होते हैं, उसको हम बोलते हैं फिलाई एंड फिम्बरी। ये हमारा
जो पिलाई होता है वो होस्ट बॉडी से अटैच्ड होने में या फिर रॉक ऑन स्ट्रीम में अटैच होने में हेल्प करता है, जबकि हमारा जो फिम्बरी होता है वो हमारे कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। अब कॉन्जुगेशन में क्या होता है, अगर दो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया को अपना जेनेटिक मटेरियल देना है तो वो किसकी हेल्प से करता है, फिम्बरी की हेल्प से करता है। कॉन्जुगेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है फ्लैजिला, जो हमारा बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स का फ्लैजिला होता है, उसके तीन पार्ट होते हैं, बेसल पार्ट, हुक एंड फिलामेंट। फिलामेंट सबसे लंबा वाला पार्ट होता है, बेसल बॉडी यहाँ पे आ जाता है, देन ये होता है हुक, फिर इसके आगे होता है फिलामेंट। फिलामेंट जो होता है ये हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो इसको मूवमेंट कराते हैं। फिर यही में हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हमारे इन्वेस्टिगेशन निकले होते हैं, चाहे वो वेसाइकल से होते हैं, ट्यूब्यूल या लैमेली के फॉर्म में होते हैं, इसको हम बोलते हैं मेसोसोम, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, किसी चीज को सीक्रेट करने में भी हेल्प करते हैं। एक एक चीज मैंने डिटेल में बताया है, ये वन शॉट है तो मैं बहुत अंदर तक नहीं बता सकती चीजों को, ठीक है, समझ में आनी चाहिए बस। फिर हमारा इसके अंदर जो पाया जाता है वो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, इसमें हमारा 78 राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। इसमें हमारी इंक्लूजन बॉडीज पाई जाती है जो हमको चीजों को स्टोर करने में हेल्प करती है, ठीक है। जैसे अगर हमारा साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल है तो वो साइनोफाइसिन स्टार्च को स्टोर करेगा, फास्फेट ग्रेन्यूल है तो फास्फेट को स्टोर करेगा, ठीक है। एनसीईआरटी मेंशन करती है इसको। फिर हमारे इसमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक का, जब हमने डिफरेंसेस देखा था तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा प्रोकैरियोट्स होता है उसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड तो होता है लेकिन राउंड होता है, जबकि यूकैरियोटिक जैसे हम लोगों में होता है उसमें डबल स्टैंडर्ड लीनियर होता है, लीनियर होता है ना। मॉडल तो देखा होगा ना, डबल हेलिक्स मॉडल, तो उसमें लीनियर होता है ना हमारे यूकैरियोट्स का डीएनए, लेकिन प्रोकैरियोट्स में कैसा पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड तो होता है बट स्फेरिकल होता है। इसके अलावा इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होती है वो सर्टेन फिनोटाइपिक कैरेक्टर देती है, इसको एक्स्ट्रा फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करती है। एंटीबायोटिक एक्टिविटीज में ये मतलब रजिस्ट करती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यदि अगर कोई भी एंटीबॉडीज पे अटैक कर रहा है तो प्लाज्मिड उसको प्रोटेक्ट करती है। ये एज अ वेक्टर यूज होती है, जो हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी इन क्लास 12, ठीक है। तो समझ में आया बैक्टीरिया के बारे में, सारी चीजें क्लियर हुई। और इतना ही लिखता है हमारा बैक्टीरिया के बारे में हमारी एनसीईआरटी, ठीक है। फिर ये लिखती है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, मींस अब हमारा प्रोकैरियोट खत्म हुआ और हम किसमें मूव कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में हमने दो चीजों को पढ़ा था, प्लांट और एनिमल सेल, मेनली प्लांट और एनिमल सेल के बारे में पढ़ा था, बट यूकैरियोट्स में हमारे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमलिया आते हैं। हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रखा है, आर.एच. बेटिकर साहब ने दिया था, क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। तो मोनेरा तो हमारा प्रोकैरियोट्स में जाता है, बाकी जितने भी हमारे यूकैरियोटिक है, फंजाई, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। एनसीईआरटी मेनली किसको मेंशन कर रही है, हमारे सेल में प्लांट और एनिमल सेल को, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल सेल में हमने कुछ डिफरेंसेस देखे थे, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट सेल में हमारा प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, हमारे एनिमल सेल में नहीं होता है। हमारे एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हमारे हायर प्लांट्स है उसमें सेंट्रियोल अब्सेंट होता है, ठीक है। जो हमारा वैक्यूल होता है प्लांट सेल में वो लार्ज होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है, लगभग 90% एरिया ऑक्यूपाई करता है हमारे यूकैरियोट्स में, जबकि हमारा जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें वैक्यूल जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और बिखरे हुए होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में, क्लियर है। चलिए यूकैरियोट्स में डिफरेंस, प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंसेस याद हुआ, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का पहले देखा था। यूकैरियोट में हम दो चीजें पढ़ रहे हैं, प्लांट और एनिमल। देन हम देख रहे हैं कि जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है उसमें देखो हमारी बाउंड्री होगी साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल की जगह न्यूक्लियस पूरा का पूरा प्रेजेंट होता है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, क्लियर है। ये सेल की पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसको बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ द सेल। देन बाउंड्रीज में क्या होती है, ग्लाइकोकैलिक्स सब्सटेंट होती है, इसमें सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। देन साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब कंपार्टमेंट बने होते हैं। कंपार्टमेंट मींस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो मेम्ब्रेन जो होते हैं वो अपना अलग अलग कंपार्टमेंट बनाते हैं। जैसे उस साइटोप्लाज्म में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में तो बिखरा पड़ा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया देखो एक अपना अपना अलग कंपार्टमेंट बना रहा है क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड है। साइटोप्लाज्म अपना अलग बना रहा है, अरे सॉरी क्लोरोप्लास्ट अलग बना रहा है, सारी चीजें अपना अलग अलग कंपार्टमेंट बना रही है ना, वैक्यूल, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, सबका अलग अलग कंपार्टमेंट है, क्लियर है। तो यही बोला गया एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में हमारा फ्लूइड और सॉलिड दोनों पार्ट पाया जाता है, ठीक है। देन दो चीजें हम थोड़ी एक्स्ट्रा जा रहे हैं, ओके ठीक है,
दो चीजें थोड़ी सी एक्स्ट्रा जा रहे हैं, प्रोटोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लास्ट जो होती है, अगर हम सेल के अंदर से, प्लांट सेल के अंदर से सेल वॉल को रिमूव कर दें, देन उसको हम प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। और अगर हम सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों को रिमूव कर दें तो उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। अगर हम उसका साइटोप्लाज्म भी हटा रहे हैं तो क्या बच रहा है सेल में, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म तो बच रहा है, तो इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। देन हम सबसे आउटर बाउंड्री में आते हैं, हमारी एनसीईआरटी जो फिगर बनाती है एनिमल सेल और प्लांट सेल का, उसको ओपन करना। तो सबसे बाहर की बाउंड्री जो हमारी प्लांट सेल की है वो क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल हमारी देखो परमिएबल है। देन जो हमारा सेल वॉल होता है ये एब्सेंट कहाँ होता है, हमारे एनिमल सेल में। और हमने एक पढ़ रखा है क्या, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, यहाँ पर भी हमारा जो सेल वॉल होता है वो एब्सेंट होता है। इसी वजह से ना हम माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है, क्योंकि उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, किसी भी शेप का वो हो जाता है। तो समझ में आ रहा है, सेल वॉल हमारा एनिमल और माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होता है, क्लियर है। अब सेल वॉल जो होता है वो हमारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मटेरियल का बना होता है। जैसे प्लांट सेल में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन एंड पेक्टिन का, एल्गी में सेलुलोज, गैलेक्टन्स, नैनम्स एंड मिनरल्स का, फंजाई में काइटिन एंड बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन का मिलकर बना होता है। सारी चीजें एक क्लास में नहीं याद होगी, मैंने एक एक क्लास में डिटेल पढ़ाया है और सारी चीजें लर्न कराई है, ठीक है। तो ऐसा सोचो कि एक क्लास में पढ़ो और सारी चीजें लर्न हो जाएगी, तो ये तो इम्पॉसिबल है। ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपने पढ़ रखा है, कोई भी क्लास छूटी है, कुछ भी हुआ है, तो रिकैप, क्लियर है। तो अब हमारा सेल वॉल के बाद क्या आता है, सेल मेम्ब्रेन आता है हमारे, जो हमने स्ट्रक्चर में देख रखा है। अब सेल मेम्ब्रेन हम लोग को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लेयर। क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल लेयर, क्योंकि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो देखो हमारे प्रोकैरियोट्स में पाई जा रही है, बैक्टीरिया में भी पाया जा रहा है, प्लांट सेल में भी पाया जा रहा है, एनिमल सेल में भी पाया जा रहा है। सारे के सारे सेल में हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल लेयर, ठीक है। कहाँ था, फिर हमने सबसे पहले जो है, जब हमारी डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तब हमको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन दिखा था। देखो ये पीएम सीएम साथ में होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसी का दूसरा नाम हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो हमने आरबीसी की सेल में देखा था, ठीक है, आरबीसी की सेल को हमने स्टडी किया और उसमें जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना था। इसमें प्रोटीन जो है वो 52% एंड लिपिड जो है वो 40% था। फिर सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। फ्लूइड मतलब क्या होता है, हमारे जिसमें फ्लूइडिटी का नेचर वो तरल, मोज़ेक मींस होता है, पता है मोज़ेक एक आर्ट होता है, ठीक है। उसमें ऐसे शीशे के जो होते हैं ना, छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं, जिसको ऐड ऐड कर कर पूरी की पूरी वो बनाई जाती है, चित्रकारी की जाती है उसमें, ठीक है, ड्राइंग बनाया जाता है। ये मेरा माइक जो है ना धोखा दे देगा आज लग रहा है, चले। तो मोज़ेक समझ में आया क्या होता है, मोज़ेक जैसे हमारी लीफ जब होती है ना, जब लीफ में कोई डिजीज होती है तो उसमें भी धब्बे पड़ जाते हैं कभी कभी पीले कलर के कुछ, तो उसको भी मोज़ेक बोलते हैं। तो मोज़ेक मीन्स क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा सा टुकड़ा, है ना। तो यही होता है हमारा, इसमें फ्लूइड पाए जाते हैं जो कि हमारे लिपिड प्रोवाइड करते हैं और इसमें प्रोटीन के टुकड़े मोज़ेक फॉर्म में जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, लिपिड है, ये हमारी प्रोटीन है, ठीक है। लिपिड मेनली फॉस्फोलिपिड होती है, इसमें क्या पाया जाता है, हमारी जो फॉस्फोलिपिड होती है वो ऐसी होती है, ठीक है। इसका जो हेड होता है वो पोलर होता है, क्योंकि फास्फेट है, PO4 माइनस माइनस, जो चार्ज होते हैं वो हमारे पोलर होते हैं, जो हमारे चार्ज नहीं होते वो नॉन पोलर होते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम किस वाले चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर क्या है, केमिकल बॉन्डिंग, उसमें हम नॉन पोलर और पोलर के बारे में पढ़ेंगे। हम उसमें निकालेंगे उसकी वैल्यू, क्या बोलते हैं उसको, डाइपोल मोमेंट की, देन उससे हमको पता चलता है कौन सा पोलर है मॉलिक्यूल, कौन सा नॉन पोलर है। अभी हमारा चार्ज और अनचार्ज से काम चल जाएगा। तो हमारा फास्फेट जो होता है ये PO4 माइनस, मतलब इस पे चार्ज होता है फास्फेट पे, तो जो चार्ज होते हैं वो पोलर होते हैं, जो अनचार्ज होते हैं वो नॉन पोलर है। ये हमारी जो टेल होती है ना, ये हाइड्रोकार्बन की होती है। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो वो हमारी नॉन पोलर होती है। तो हाइड्रोकार्बन है तो ये हमारी क्या होगी, हाइड्रोफोबिक ही तो होगी। हाइड्रोफोबिक मीन्स क्या होता है मैम, हाइड्रो मीन्स क्या होता है वाटर, फोबिक मतलब होता है हेट, तो जो वाटर को हेट करे उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। और इसका जो हेड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मीन्स क्या हुआ, बोलना, हाइड्रो मीन्स क्या हुआ वाटर, फिलिक मीन्स क्या होता है लव, ठीक है, हाँ।
तो लव टुवर्ड द वाटर, अगर वो वाटर को लव कर रहा है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो हमारा जो फास्फोलिपिड होता है उसका जो हेड होता है वो पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, एंड जो उसका टेल होता है वो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है, तो वो क्या होता है? नॉन पोलर होता है और हाइड्रोफोबिक होता है, मीन्स वो पानी से दूर भागता है, पानी को दूर भगाता है खुद से। ठीक है, ये क्या करेगा? पानी को अट्रैक्ट करेगा, पानी को दूर भगाएगा। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होता है वो मोज़ेक फॉर्म में अरेंज होता है। प्रोटीन जो होता है वो इसको एक तरीके से थोड़ी सी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, कोलेस्ट्रॉल भी इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें देख रहे हो ना 52% और 40% तो है, 8% कहाँ गया? तो 8% में हमारा वही कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें आती है। ठीक है, तो इसमें प्रोटीन जो होता है उसको ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब निकालने के आसानी के बेस पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक्सटेंसिक एंड इंट्रेंसिक। एक्सटेंसिक को बोलते हैं पेरिफेरल, मतलब जो प्रोटीन हमारे पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, जिसको निकालना इजी होता है, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिक या पेरीफेरी। जो हमारे इंट्रेंसिक होते हैं, इंट्रेंसिक मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं, इंटीग्रल या इंट्रेंसिक। ठीक है, ये भी दो टाइप के होते हैं, पार्शली बरीड और फुल्ली बरीड। जो पूरे तरीके से धसे हुए होते हैं उसको बोलते हैं फुल्ली बरीड प्रोटीन, जो पार्शली धसे हुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीटली बरीड। ठीक है, पार्शियली बरीड प्रोटीन। तो समझ में ना, एक्सटेंसिक और इंट्रेंसिक। ईज ऑफ एक्सटेंशन के बेस पे हमें प्रोटीन को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक्सटेंसिक एंड इंट्रेंसिक। इंट्रेंसिक को बोलते हैं हम इंटीग्रल, एक्सटेंसिक को बोलते हैं पेरीफेरल, जो हमारी एनसीईआरटी मेंशन कर रही है। ठीक है, पेरीफेरी पे पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे पेरीफेरल, अंदर पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे इंटीग्रल या इंट्रेंसिक। देन एनसीईआरटी लिखती है हमारी ट्रांसपोर्ट के बारे में। इसमें जो होता है हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमारा कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। याद रखना, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एब्सेंट होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, बाकी इसमें जो होते हैं हमारे प्रोटीन के कुछ पार्ट पाए जाते हैं, अगर ये हमारा सॉरी भाई शुगर के कुछ पार्ट पाए जाते हैं, अगर ये हमारे किसी लिपिड से अटैच होते हैं तो इसको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, अगर ये प्रोटीन से अटैच होते हैं तो इसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल के कुछ वो मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं क्योंकि ये यूकैरियोट्स का है, तो ये क्या करते हैं? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? फिर हमारा ट्रांसपोर्ट के बारे में दिया हुआ है, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें एटीपी यूज होती है, एनर्जी लगती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमारी एनसीईआरटी दो टाइप के प्रोसेस लिखती है ट्रांसपोर्ट की, डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेड। डिफ्यूजन जो होता है वो बिना किसी चीज की हेल्प से हमारा हो सकता है डिफ्यूजन, और फैसिलिटेड में हमारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर जाती है हमारी प्रोटीन की। ठीक है, प्रोटीन की हेल्प से हमारा जो होता है वो हमारा फैसिलिटेड होगा, जो हमारा खुद से होगा वो हमारा क्या होता है? डिफ्यूजन। क्लियर? अब अगर यही वाटर मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन हो रहा होता है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है, डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगी ना, एक एक चीजें तो मैंने पूरी क्लास में बता रखी है। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना एक साथ खिचड़ी तो नहीं बन रही है, समझ में आ रहा है? ठीक है, लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब अच्छा हम सेल मेम्ब्रेन पे आगे सीधे, इसमें हमारा सेल वॉल में हमारा मिडिल लैमेला और प्लाज्मोडेस्माटा भी बचा हुआ है। मिडिल लैमेला क्या करता है? हमारा सेल को सेल से कनेक्ट करता है, मतलब एक सेल से दूसरी सेल को कौन कनेक्ट करता है? हमारा मिडिल लैमेला। और एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कौन कनेक्ट करता है? प्लाज्मोडेस्माटा। लैमेला मीन्स होती है लेयर, दो सेल के बीच की मिडिल के लेयर को बोलते हैं हम मिडिल लैमेला। प्लाज्मोडेस्माटा को याद कर लेना साइटोप्लाज्म से, तो साइटोप्लाज्म को अगर कनेक्ट कर रहा है तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो सेल वॉल वगैरह होती है वो उसको ब्रस्टिंग कोलैप्सिंग से बचाती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, सब करती है। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिक्रेशन वगैरह में हेल्प करती है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है हमारी, उसमें नेचर पैटर्न थोड़ी सी इलास्टिक टाइप में होती है। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो सेल वॉल होता है ना, हमारा जो सेल वॉल होता है दो होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है ना उसमें भी वो ग्रोथ के लिए कैपेबल होती है, लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो हमारी रिजिड होती है। एनसीईआरटी पढ़ना, सारी चीजें क्लियर होंगी। चले नेक्स्ट टॉपिक पे, सारी चीजें मैंने डिटेल में पढ़ाई हैं लॉन्ग क्लासेस में। अब चलते हैं हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमारा क्या होता है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वो होता है जिनके वर्क, जिसके फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं। जिनके फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं वो हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, मीजोसोम, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे हमारे क्या है?
एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है, जिनके फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट है, जैसे हमारे न्यूक्लियस से निकला हुआ है क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा वो जाएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से जो वेसाइकल्स बनेंगे वो लाइसोसोम का फॉर्मेशन करेंगे अगर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होंगे तो। देन ये हमारा वैक्यूल में जितने भी मटेरियल है तोड़ फोड़ के जो भी एक्सक्रीटा जो भी सैप बनी है वो हमारे कहाँ जाएंगे, वैक्यूल में स्टोरेज हो जाएंगे। तो इन चारों का काम हमको कोऑर्डिनेट दिख रहा है ना, इस वजह से ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। अब हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो हमको हाईलाइटेड पॉइंट है बाकी आप नोट्स पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। तो हमारे न्यूक्लियस से क्या होता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये जो अंदर का पार्ट होता है उसको हम ल्यूमिनल बोलते हैं, बाकी इसके एक्स्ट्रा जितने भी पार्ट है उसको हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट बोलते हैं। जिस पार्ट में हमारा राइबोसोम के पार्टिकल अटैच्ड होते हैं उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये मोस्टली हमारे न्यूक्लियस के पास में होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे स्किन पे जब पिंपल्स निकल आते हैं तो थोड़ा सा रफ अपीयरेंस आता है ना, ऐसे राइबोसोम अगर हमारा इस पर अटैच हो जाते हैं तो हमको रफ अपीयरेंस मिलता है, इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड अगर हमारा रफ मतलब हमारा राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है तो हमको स्मूथ अपीयरेंस मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेनली कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेनली ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, जबकि हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ट्यूब्यूल, सिस्टर्नी, वेसिकल्स तीनों से फॉर्म होता है, ठीक है। तो जो आरईआर होते हैं वो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जो हमारे एसईआर होते हैं वो लिपिड सिंथेसिस या स्टेरॉयडल हार्मोन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, क्लियर है। ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं, जो दवा हम लोग खाते हैं ना उसको डिटॉक्सिफाई भी हमारा यही करता है। देन हम आते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। गोल्गी कॉम्प्लेक्स हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मुंह टेढ़ा करके बैठा होता है, इस साइड में बैठा होगा, तो इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, सिस स्पेस, कॉन्वेक्स बोलते हैं ना, इसको उठा हुआ जो पार्ट होता है, तो इसको बोलते हैं सिस स्पेस या कॉन्वेक्स स्पेस, इसको बोलते हैं। कॉन्वेक्स क्यों लिख रखा है मैंने, इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, इसको हम कॉन्केव बोलते हैं। ये तो जो अंदर वाला पार्ट होता है ऐसा, इसको हम कॉन्केव बोलते हैं, इस वाले पार्ट को कॉन्वेक्स बोलते हैं, तो ऐसे तो है। तो सिस स्पेस या फॉर्मिंग क्यों बोल रहे हैं, जो भी मटेरियल हमारा रिसीव हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो पैक होने के लिए हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जाता है। हमने किसी को गिफ्ट देना है, गिफ्ट हमने खरीद रखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसको खरीदा, पैक करने के लिए भेजेंगे दुकान पे, तो वो क्या है, हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये हमारा पैकेजिंग का हेल्प करता है, ठीक है। ये जो हमारे प्रोटीन और लिपिड जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रखे हैं ये जाते हैं जाते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, और वो क्या करता है, एडिशन ऑफ शुगर करता है, जिससे हमारा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। प्लांट्स में इसी को डिप्टियोसोम बोलते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है, क्या बोलते हैं, डिप्टायोसोम। गोल्गी कॉम्प्लेक्स से जो हमारा स्पर्म होता है उसकी जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है एक्रोसोम, उसका भी फॉर्मेशन हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही करता है। एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जो सिस्टर्नी होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, बट इसका सिस फेज और ट्रांस फेज एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग होता है, मतलब ये एक दूसरे से अलग परफॉर्म करते हैं, बट इनके जो सिस्टर्नी होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, क्लियर है। अब जो लाइसोसोम जो पैकेज किया है उसको वेसाइकल्स में भर भर के बाहर की तरफ भेजेगा। अगर इस वेसाइकल्स में हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जा रहे हैं, हाइड्रोलिटिक मतलब क्या होता है, हाइड्रो मीन्स होता है पानी, लिटिक मतलब होता है तोड़ना, वाटर के प्रेजेंस में किसी चीज को तोड़ना। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हमारे लाइसोसोम में भरे हुए होते हैं, वाटर तो प्रेजेंट ही होता है हमारे सेल में, तो वाटर के प्रेजेंस में चीजों को क्या करते हैं, तोड़ फोड़ मचाते हैं, ठीक है, चीजों को मारते हैं, जो भी चीजें हमारी डिस्ट्रॉय होने वाली या बूढ़ी हो गई उसको कौन हटाता है, हमारा लाइसोसोम। ये हमारा एसिडिक पीएच पे काम करता है, हमारा जो न्यूट्रल पीएच होता है वो 7 माना जाता है, एसिडिक पीएच हमारा 5 है, तो लगभग एसिडिक पीएच लगभग 5 के पीएच पे ये वर्क करता है, क्लियर है। लाइसोसोम जो होता है वो एसिडिक पीएच पे ही वर्क करता है, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे एंजाइम को पहचानने का सबसे सिंपल सा तरीका है ना, उसके पीछे एज लगा हुआ होता है, जैसे प्रोटीन को कौन पचाएगा, प्रोटीएज, लिपिड को कौन पचाता है, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है माइलेज, न्यूक्लिक एसिड को पचाएगा न्यूक्लिएज। तो एज वर्ड पाया जाता है हमारे एंजाइम को पहचानना है, लगभग 100 एंजाइम है तो उसमें 90% में लगभग एज हमारे पाए जाते हैं, क्लियर है। आगे चले, लाइसोसोम क्लियर है। अब जो भी मटेरियल हमारे इसमें स्टोर है साइटोप्लाज्म में, जो हमारे काम के नहीं है सेल में, वो कहाँ जाएंगे स्टोर होने के लिए, हमारे वैक्यूल में। हमारे प्लांट सेल का वैक्यूल जो होता है वो 90% एरिया को ऑक्युपाई करता है, ठीक है।
प्लांट सेल में हमारा वैक्यूल जो होता है वो लार्ज होता है, वैक्यूल की जो लेयर होती है उसको हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, और इसमें क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि इसमें चीजों को स्टोर किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है तो इसका कंसंट्रेशन हाई होगा एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। फिर साइटोप्लाज्म से हम चीजों को यहाँ भेज रहे हैं तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एटीपी का यूज होगा, तो यहाँ क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर है? अब हमारी जो वैक्यूल होती है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है जो कि हमारे अमीबा में पाई जाती है, ये एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। फूड वैक्यूल जिसमें फूड स्टोर होता है ये तो हमारा अमीबा में पाया जाता है, प्रोटिस्टा में भी पाया जाता है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक का? चले हम दूसरे ऑर्गेनेल पे। तो क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा दोबारा डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, उसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी रेगुलर होती है, जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें हमारी इन्वेजिनेशन फिंगर लाइक प्रोटेक्शन पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं क्रिस्टा बोलते हैं या क्रिस्टी बोलते हैं। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में हमारा इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होता है। इसी इनर मेम्ब्रेन पे हमारा क्या चलता है ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा इसी पे चलता है। फिर इसमें छोटे छोटे से पार्टिकल पाए जाते हैं जिसको हम F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं, एटीपीएस बोलते हैं, हमारे एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसका दूसरा नेम ऑक्सीजोम भी है। क्लियर है? इसमें जो मटेरियल पाया जाता है सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं। देन इसमें डबल स्टैंडर्ड कोई बात नहीं, इसमें क्या पाया जाता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, और क्या पाया जाता है राइबोसोम के पार्टिकल होते हैं। तो ये राइबोसोम जो होते हैं ये 70s होते हैं। ठीक है? और ये हमारे 70s राइबोसोम और ये डबल स्टैंडर्ड हमारा सर्कुलर डीएनए कहाँ पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में पाया जा रहा था ना, तो ये तो हमारा एक तरीके से प्रोकैरियोट्स हुआ। तो इसका ओरिजिन जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन है वो हमारा प्रोकैरियोटिक ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमारा क्या होता है सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जा रहा है, 70s राइबोसोम पाए जा रहे हैं, इसमें भी हमारे 70s राइबोसोम पाए जाते हैं और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जो कि हमारे प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। ठीक है? तो इनका ओरिजिन प्रोकैरियोटिक माना जाता है। क्लियर है? तो माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आया? ये हमारी बाइनरी फिजन के थ्रू 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है? क्लियर है? इसकी जो विड्थ होती है वो हमारे एनसीईआरटी मेंशन करती है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, एंड इसका जो हमारा लेंथ है वो 1 to 4.1 माइक्रोमीटर है हमारा। ये हमारी जो होती है वो छोटी होती है, किससे क्लोरोप्लास्ट से छोटी होती है। तो क्लोरोप्लास्ट पढ़ने से पहले हमको प्लास्ट पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है अभी तक का सब? तो प्लास्टिड जो होता है वो हमारा क्या होता है सेल में पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। अब ये 3 टाइप का होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ल्यूको मीन्स क्या होता है हमारा कलरलेस, जिसमें कोई भी कलर नहीं पाया जाता उसको हम ल्यूको बोलते हैं। ठीक है? जैसे हमारा जो WBC है उसको हम क्या बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ल्यूको मीन्स होता है कलरलेस और साइट्स मीन्स होता है सेल। तो कलरलेस इन सेल जो कलरलेस होते हैं वाइट होता है, इसी वजह से उसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। तो ल्यूको मीन्स क्या होता है हमारा कलरलेस। जैसे हमारा स्टोर रूम होता है, स्टोर रूम में बताओ तुमको कोई कलर करवाने की जरूरत पड़ती है, उसको बहुत सिस्टमैटिक वे में रखने की जरूरत पड़ती है? नहीं करती। वैसे हमारा ल्यूकोप्लास्ट होता है, इसमें कोई कलर वगैरह नहीं पाया जाता क्योंकि ये स्टोरेज का काम करता है। अगर ये हमारे कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया तो इसको बोलेंगे एमाइलोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि हमारा जो सलाइवा में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट कर रहा था कौन कर रहा था टाइलिन या एमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट को अगर स्टोर करेगा तो एमाइलोप्लास्ट बोलेंगे। अगर प्रोटीन का स्टोर करेगा, प्रोटीन में क्या आ रहा है आर आ रहा है, एलिरो में भी आर आ रहा है, तो प्रोटीन का स्टोर करेगा उसको एलिरोप्लास्ट करेंगे। ऑयल का स्टोर करेगा, ऑयल का OIL आ रहा है इसमें, अगर ऑयल का स्टोर करेंगे तो इसको इलायोप्लास्ट बोलेंगे। देन क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट में जो होते हैं वो पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो इसको कलर अपीयरेंस देता है, जैसे कि हमारे पेटल्स वगैरह में पाए जाते हैं। तो क्रोमा मीन्स होता है कलर। ठीक है? तो इसमें कुछ फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी एनसीईआरटी मेंशन करती है फैट सॉल्युबल नॉट वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल में क्या आ रहे हैं हमारे कैरोटिनाइड एंड जेंट्रोफिल। देन हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं, क्लोरो मीन्स होता है ग्रीन। तो हमारा जो ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये भी अगेन हमारा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसमें जो लिक्विड मटेरियल भरा पड़ा है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। इसमें कॉइन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम थाइलाकॉइड बोलते हैं। एक से थाइलाकॉइड दूसरा ऐसे स्टैक होकर हमारा ग्रेना का फॉर्मेशन करता है। ठीक है? तो हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, तो इसमें 2 रिएक्शन चलती है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। तो LG कंपनी का नाम सुन रखा होगा। तो LG से हमारा लाइट रिएक्शन जो होता है वो ग्रेना में चलता है, और डॉक्टर साहब MBBS करने के बाद आप लोग डॉक्टर साहब कहलाओगे ना, तो डॉक्टर साहब तो डार्क रिएक्शन जो होता है वो हमारे किस में चलता है स्ट्रोमा में चलता है। क्लियर है?
अब हम लोग चलते हैं किस पे, राइबोसोम पे। राइबोसोम हमने क्या पढ़ रखा है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है इसमें हमारा 70s राइबोसोम है, लेकिन हमारा जो ये RER है इसमें तो हमारे 80s राइबोसोम थे। तो हम राइबोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं। ये 15/20 नैनोमीटर के होते हैं। इनकी डिस्कवरी जॉर्ज टैलेट साइंटिस्ट ने की थी, इस वजह से इसको टैलेट पार्टिकल भी बोलते हैं। क्लियर है? फिर राइबोसोम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, 70s एंड 80s। 70s जो होती है वो दो सब यूनिट से मिलकर बनती है, 50 एंड 30, एंड 80 जो होती है वो दो सब यूनिट से मिलकर बनती है, 60 एंड 40। अब इसको तुम लोग कैलकुलेट करोगे 50 एंड 30, 70 कैसे हुआ, 80 होना चाहिए ना। तो क्या नॉर्मली तो लोग बता देते हैं इसमें कुछ पार्ट ओवरलैप कर जाता है, जो कि मतलब सही तो नहीं है ये, बट एक थोड़ा सा वो एनालॉजी देते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो हमारा इसमें एस होता है इसको बोलते हैं स्टेडबर्ग कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है साइज एंड डेंसिटी का, ना कि वेट का। अगर ये हमारा वेट होता तो हम सीरीज को कैलकुलेट कर सकते थे, ऐड कर सकते थे, लेकिन जो हमारा ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है ये हमारा नॉन एडिटिव है, ठीक है, नॉन एडिटिव यूनिट है। इसको हम डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये किसका मेजरमेंट है, हमारी डेंसिटी और साइज का इनडायरेक्ट। जैसे कि दूध और पानी दोनों की डेंसिटी हमारी अलग अलग हुई, हमारी पानी की डेंसिटी कम है, दूध की डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन जब हम पानी और दूध को आपस में मिलाते हैं तो हमको कुछ इंटरमीडिएट डेंसिटी मिलती है ना। ऐसा तो नहीं बोलते कि अगर हमारी वाटर की डेंसिटी 5 है और दूध की डेंसिटी हमारी 10 है तो मिला के 15 हो जाएगी, हमको कोई इंटरमीडिएट डेंसिटी मिलती है। वैसे ही हमारा जो 70s राइबोसोम या 80s राइबोसोम होता है इसके सब यूनिट तो 50 एंड 30 80 होनी चाहिए थी, बट ये नॉन एडिटिव है, मतलब कोई इंटरमीडिएट वाला वो दिखाई देता है, हमको मिलता है। तो क्या मिलता है, जब 50 और 30 को ऐड कर रहे होते तो 70 मिलता है, 60 एंड 40 को ऐड कर रहे होते तो हमारा 80 मिलता है। क्लियर है? तो हमारा जो 70s होता है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। आप लोग की क्लास आज उधर चलेगी मैम से, हाँ मैम से मैंने बात कर रखी है। हाँ उस क्लास में। तो हमारा जो 70s राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट था। हमने जब डिफरेंसेस देखा था तो उसमें हमने ये पता किया था, ठीक है। तो हमारा जो प्रोकैरियोट्स होता है 70s राइबोसोम वो साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दिखाई देता है, जबकि यूकैरियोटिक में जो साइटोप्लाज्म हमारा होता है आर प्रोकैरियोट्स में, हाँ ठीक है। और जो हमारा 70s होता है वो यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में मिल रहा था, जो हमने भी देख रखा था, ठीक है। फिर हम मूव कर रहे हैं 80s राइबोसोम की तरफ। 80s राइबोसोम हमको यूकैरियोट्स में दिखा था, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में दिखा था, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में दिखा था, न्यूक्लियर इन्वेलप में दिखा था। क्लियर है सारी चीजें? फिर हमारी एनसीईआरटी जहां प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में लिखती है वहां पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम के बारे में मेंशन करती है। तो इसमें क्या होते हैं, एक सिंगल एमआरएनए होता है उसमें राइबोसोम के पार्टिकल जो होते हैं वो आके अटैच्ड हो जाते हैं। तो 1 mRNA होता है और इसमें मैनी राइबोसोम के पार्टिकल आकर अटैच्ड हो जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। पॉली मींस होता है ढेर सारे राइबोसोम जब एक सिंगल mRNA पे आके अटैच्ड हो जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। क्लियर है? फिर एनसीईआरटी लिखती है साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटो मींस होता है सेल, स्केलेटन मतलब होता है स्केलेटल सिस्टम, ढांचा, जो हमारे सेल को क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक ढांचा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये इसके बारे में क्या दिया, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोफिलामेंट। तो माइक्रोट्यूब्यूल सबसे लार्ज होते हैं लेंथ में, उससे छोटे इंटरमीडिएट फिलामेंट आते हैं, फिर हमारे माइक्रोफिलामेंट आते हैं। फिर हमारा एनसीईआरटी लिखता है स्केलेटल में सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। तो जो हमारी फ्लैजिला प्रोकैरियोट्स में थी उससे डिफरेंट होती है हमारी यूकैरियोटिक फ्लैजिला, ठीक है। इसमें सीलिया और फ्लैजिला दोनों हमारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे सीलिया जो होती है वो छोटी सी होती है और लाइक होती है, ये खुद तो नहीं मूव कर रही होती बट दूसरों को मूव कराने में हेल्प करती है। और मतलब समझते हो चप्पू, जो हमारा नाव चलता है उसके किनारे जो पानी को ढकेलता है ना, दो डंडे होते हैं ना नाव के किनारे ऐसे ढकेलते पानी को, उसी को बोलते हैं ओर। तो सीलिया उसी की तरह होता है। जैसे सीलिया जो होता है वो हमारे फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में ऐसे प्रेजेंट है, जब ओवा ट्रांसफर कर रहा होता है तो ओवा का मूवमेंट हमारी से सीलिया की वजह से होता है, ठीक है। फ्लैजिला तो मूवमेंट में हेल्प ही करता है क्योंकि इसमें फ्लैजिलिन प्रोटीन होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। तो अब इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी मेंशन करती है। सीलिया और फ्लैजिला का जो कोर पार्ट होता है उसको हम एक्सोनियम बोलते हैं, और सीलिया और फ्लैजिला जो होती है वो बेसल बॉडी बनाती है हमारी सेंट्रियोल की, ठीक है। तो सीलिया और फ्लैजिला हमारी ऐसे टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये हमारे टिब्यूल्स ही होते हैं।
अब मैम ये तो हमको सर्कल दिख रहा है, स्ट्रक्चर तो सर्कल दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस माइक्रोट्यूब्यूल का ये वाला पार्ट देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो हमको सर्कल दिखेगा ना ये वाला पार्ट, ये हमारा अगर माइक्रोट्यूब्यूल है, ये अगर हमारा माइक्रोट्यूब्यूल है, तो ये वाला पार्ट अगर हम देखेंगे तो सर्कल चलेगा। बेटा आपकी क्लास इसमें चल रही है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम इसमें देख रहे हैं, तो इसमें क्या पाया जा रहा है, हमारे माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो हमारे दो दो करके 9 माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो हमारे पेरीफेरी पे पाए जा रहे हैं, और 2 माइक्रोट्यूब्यूल हमारे सेंटर में पाए जा रहे हैं। तो जो पेरीफेरी पे पाए जाते हैं उसको हम पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं, जो हमारे सेंटर पे पाए जा रहे हैं उसको हम सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। ये एक दूसरे से सेंट्रल ब्रिज से जुड़े होंगे, बीच में सीप पाई जाएगी जिसको हम सेंट्रल ब्रिज कहेंगे। पेरीफेरी को जो सेंटर से अटैच करते हैं उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो पेरीफेरल से हमारा कुछ स्पोक्स निकला होता है, कुछ डंडा निकला हुआ होता है जो हमारे सेंटर पे आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल स्पोक्स बोलते हैं। क्लियर है? तो इसमें देखो 9 डपलेट मतलब 9 माइक्रोट्यूब्यूल दो दो के फॉर्म में हमारे पेरीफेरी पे पाए जा रहे हैं, और 2 माइक्रोट्यूब्यूल हमारे बीच में पाए जा रहे हैं सेंटर पे। तो 9+2 अरेंजमेंट दिखा, 9 हमारे पेरीफेरी पे, 2 हमारे बीच में, तो 9+2 अरेंजमेंट हमारा पाया जाता है सीलिया एंड फ्लैजिला में। अब हम लोग आते हैं सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल पे। फिजिक्स से करते हो, केमिस्ट्री भी है, तो ठीक है, बस थोड़ा सा बचा है। तो ये समझ में आया फ्लैजिला के बारे में। अब सेंट्रीजोम या सेंट्रियोल को देखना है हमारा। तो जो सेंट्रोजोम होता है वो 2 सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। तो जो सेंट्रियोल होते हैं ये एक दूसरे से परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं। मैम उस क्लास का मार्कर यहाँ रखा हुआ है, दीजिए आगे सेंट्रियोल या सेंट्रियोल पे। तो जब 2 सेंट्रियोल एक दूसरे से परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, सेंट्रियोल का। ये कार्ड व्हील लाइक होते हैं। कार्ड व्हील मतलब समझ में आ रहा है, हमारा रथ का पहिया जो अभिमन्यु ने उठाया था अपनी उंगली पे, ठीक है, उसकी तरह ही देखने को मिलता है। देखो हमारे वैसे कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कार्ड व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है। 2 सेंट्रियोल एक दूसरे से परपेंडिकुलरली अरेंज होकर सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, और ये हमारे क्या होते हैं, मेम्ब्रेनलेस होते हैं। अगेन हमने ये पढ़ा है कि ये हमारे जो होते हैं वो हमने ये पढ़ा है कि ये हमारे जो होते हैं वो हायर प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं। बुक सर मार्कर, अरे जी हमारे हायर प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा क्या करता है, जब हमारा सेल डिवाइड हो रहा होता है तो स्पिंडल फाइबर प्रोवाइड करता है। ये बताओ, जब हमारा सेंट्रोसोम जो होता है वो एनिमल सेल में एब्सेंट है, हायर प्लांट सेल में एब्सेंट है, तो प्लांट सेल में सेल डिवीजन कैसे हो रहा होता है, सोचने वाली बात है ना। सेंट्रोसोम तो हमारा एनिमल सेल में प्रेजेंट है, हायर प्लांट्स में हमारे एनिमल है। ये कहना गलत होगा कि सेंट्रियोल सारे प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, कुछ प्लांट्स में हाँ होते हैं, हायर प्लांट्स में ये एब्सेंट होते हैं। तो ये मतलब उसमें तो सेल डिवीजन होना होता है, तो जब सेंट्रियोल ही नहीं है तो सेल डिवीजन कैसे होगा। देखो जब सेल डिवीजन में सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम का मेन काम होता है हमारा क्या प्रोवाइड करना, स्पिंडल फाइबर्स प्रोवाइड करना। तो इसमें तो स्पिंडल फाइबर एनिमल सेल में हमारा ये प्रोवाइड कर देता है, और हमारे यूकैरियोटिक सेल में कुछ अदर स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारा स्पिंडल फाइबर देते हैं, जिससे हमारा सेल डिवीजन जो होता है वो हो सकता है। तो समझ में आ रहा है, ये जो हमारा सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल होता है ये बेसल बॉडी बनाते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला की। क्लियर है सब, सीलिया एंड फ्लैजिला की बेसल बॉडी फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी हमारी सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम बनाती है। शायद यहाँ पे मैंने कुछ गलत बोल दिया था, ठीक है। एनसीईआरटी लिखती है कि सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम जो होता है वो बेसल बॉडी बनाती है हमारी सीलिया एंड फ्लैजिला का। तो सारी चीजें क्लियर हो रही है। फिर एकदम लास्ट में हमारी एनसीईआरटी लिखती है, एकदम जहां पर हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है, एकदम लास्ट वाले पेज पे एनसीईआरटी 2 लाइन लिखती है माइक्रो बॉडीज के बारे में। उसमें लिखती है मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट एंड एनिमल बोथ सेल्स, एंड ये जो होते हैं हमारे एंजाइम को कंटेन किए होते हैं, जैसे हमारा पेरोक्सिसोम्स वगैरह को कंटेन किए होता है ना, पेरोक्सिसोम होता है, ग्लाइऑक्सिसोम होता है, ये सारे हमारे माइक्रोबॉडीज के स्ट्रक्चर है। अब हमको क्या कंफ्यूजन होती है, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड, तो हमको लगता है कि ढेर सारे मेम्ब्रेन जो होते हैं वो बाउंड किए होते हैं, ऐसा नहीं है। मैनी मतलब होता है ढेर सारे माइक्रोबॉडीज, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हमारा जो होता है वेसिकल्स वो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं। ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं, एंजाइम्स को स्टोर करते हैं। ये क्लियर है। अब हमारा केवल एक ऑर्गेनेल बच रहा है, वो क्या है, हमारा न्यूक्लियस।
तो न्यूक्लियस के बारे में ऐसे ही बता दो, लिखा तो रखा ही, आई थिंक न्यूक्लियस के दिन तो तुम आई भी थी। तो न्यूक्लियस जो होता है वो हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ये न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होते हैं वो कहीं पे आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, जिससे न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन करते हैं। इससे प्रोटीन और आरएनए जो होता है दोनों का ट्रांसपोर्ट हो सकता है इजिली। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें 80S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें जो दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस पाया जाता है उसको पेरी पेरी पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं ना, जो कि हमारा 10 to 50 नैनोमीटर का होता है। क्लियर है? इसमें फ्लूइड भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं, और इसमें एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, जो राइबोसोम फैक्ट्री है जो हमारे राइबोसोम को सिंथेसिस कर रहा है। क्लियर है? इसको हम बेसिक डाई से स्टेन करते हैं, हमको देखना होता है। तो सेम ऐसे हमारा जो क्रोमैटिन होता है इसको भी हम बेसिक डाई से स्टेन करते हैं। क्यों? क्योंकि तुमको ये दिख रहा है ना कि राइबोन्यूक्लिक एसिड, एसिड है तो बेस से स्टेन होगा, बेस होता तो एसिड से स्टेन होता, तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और डाई जो है वो स्टेन रह पाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको हम बेसिक डाई से स्टेन करेंगे। हमारा जो क्रोमैटिन होता है उसकी डिस्कवरी फ्लेमिंग ने की थी। क्रोमैटिन जो होता है वो हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में ऐसे बिखरा हुआ होता है। क्लियर है? अब जब सेल डिवीजन करना होता है तो यही जो हमारा क्रोमैटिन होता है वो कंडेंस होता है, कंडेंस होकर हमारा क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम हमको कहाँ दिखेगा, डिवाइडिंग, जब हमारा सेल डिवाइड कर रहा होगा तब हमको क्रोमोसोम दिखेगा। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होगा तो हमको क्रोमैटिन दिखेगा। अब जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो हमारा क्रोमोसोम कुछ इस टाइप में दिखता है, ठीक है। इंक तो मेरे पास ही नहीं है ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो इसमें दो क्रोमैटिड होते हैं, दो क्रोमैटिड, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड होते हैं, जैसे ये हमारा एंड हमारा सेकंड मार्कर हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक क्रोमैटिड, ये हमारा दूसरा क्रोमैटिड है। ये क्रोमैटिड एक दूसरे से अरेंज सेट वो होते हैं, अटैच्ड होते हैं, किससे, सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं। और सेंट्रोमियर के चारों तरफ एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है प्रोटीन का बना हुआ, जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं। ये स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन में उसी काइनेटोकोर से आके अटैच्ड हो रहे होते हैं, ठीक है। दो क्रोमैटिड है, एक दूसरे से सेंट्रोमियर से अटैच है, जिसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोल रहे हैं। इसके चारों तरफ हमारा प्रोटीनियस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं। क्लियर है? कभी कभी हमारा जो क्रोमैटिड है उसके ऊपर जो होता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सैटेलाइट, ठीक है। उस पर सैटेलाइट अटैच होती है और इसकी पोजीशन, सैटेलाइट की पोजीशन कभी भी वेरी नहीं करती है, ठीक है। सारे क्रोमोसोम में सैटेलाइट नहीं पाया जाता। जिस क्रोमोसोम में हमारा सैटेलाइट प्रेजेंट होता है उसको हम सैट क्रोमोसोम बोलते हैं, SAT, सैट क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। जिसमें नहीं प्रेजेंट होता उसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। क्लियर है? अब हमने बोला कि सैटेलाइट का जो पोजीशन होता है वो वेरी नहीं करता, लेकिन जो हमारा सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर उसका जो वो होता है पोजीशन जो होता है वो इसको वेरी करता है, मतलब इसका जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है। तो इसकी पोजीशन को वेरी के बेस पे हमारा जो क्रोमोसोम होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है हमारा मेटासेंट्रिक, सेकेंड है सब मेटासेंट्रिक, थर्ड है एक्रोसेंट्रिक एंड फोर्थ है टीलोसेंट्रिक। लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था। तो मेटा मीन्स होता है मिडिल, तो जब हमारा सेंट्रोमियर एकदम मिडिल में प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। जब मिडिल से जस्ट अवे फ्रॉम द मिडिल, मिडिल से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक जब हम बोलते हैं जब वो सेंट्रोमियर हमारा जो होता है वो टर्मिनल के पास पाया जाता है तो इसको हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक जब हमारा एकदम टर्मिनल पे पाया जाता है सेंट्रोमियर तो हम इसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। जब हमारा ये अटैच्ड होता है सेंट्रोमियर से तो हम क्रोमोसोम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये ऊपर वाली आर्म होती है, नीचे वाली आर्म होती है। ऊपर वाली आर्म को P आर्म बोलते हैं, नीचे वाली आर्म को Q आर्म बोलते हैं। तो जो हमारा ये मेटासेंट्रिक होता है उसमें हमारा P आर्म और Q आर्म एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल होता है। बीच में है ना, ये मिडिल में है, अगर मिडिल में कट कर रहे हैं तो फिर हाफ हाफ पार्ट ही तो हमको मिलेगा। क्लियर है? अब एक हमारा बच रहा है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस यही मैंने बताया था शायद, न्यूक्लियोलस हमारा मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है, इसी से हमारा क्या होता है, प्रोटीन का राइबोसोम का सिंथेसिस होता है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम फैक्ट्री। समझ में आ गया? पूरा चैप्टर मैंने बता दिया तुमको, एक एक लाइन मैंने एनसीईआरटी के यहाँ पे बोल दी है। अब क्या करना है हमको, कल इसको रिवाइज करना है, संडे को रिवीजन करेंगे और मंडे को इसका टेस्ट देंगे पूरा का पूरा।
डिटेल में हमने लगभग 15 लेक्चर में इसको खत्म किया था, आज इसका 16वां लेक्चर है। इसे मैंने पूरा का पूरा वन शॉट दे दिया। आई होप तुमको समझ में आ गया हो। तो मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वन शॉट के साथ, ठीक है? तब के लिए बाय।